हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर। देखिए, हम लोग यूनिट 2 हम डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें अब तक हमने लास्ट क्लास जो डिस्कस की थी वो की थी प्रिंसिपल्स ऑफ जो है एफ डब्ल्यू टेलर। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जितने भी थे हमने उनके बारे में डिस्कशन किया। उन्होंने 4 प्रिंसिपल हमें दिए, जिनमें साइंस नॉट रूल ऑफ थंब हमने डिस्कस किया, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हमने डिस्कस किया, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म हमने डिस्कस किया, और साथ साथ हमने सबसे लास्ट प्रिंसिपल डिस्कस किया जिसमें पढ़ा कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन अप टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो यस ये सर। 4 प्रिंसिपल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। इन 4 प्रिंसिपल्स के बाद आज हम लोग अपना चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा साइंटिफिक टेक्निक्स गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर। चलिए टेक्निक्स पर हम चलते हैं। होप सो आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी अनीस। यस सर, दिख रही है। अब कोई ब्लैकनेस नहीं होगी। नो सर। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि हमने प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, और प्रिंसिपल्स में हमने 4 प्रिंसिपल्स बेसिकली देख लिए थे। एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिए गए 4 प्रिंसिपल्स, उनमें वन बाय वन करके अगर हम उनके नाम के बारे में डिस्कस करें तो जैसे मैंने आपको बताया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब हमने पढ़ लिया था। देर आफ्टर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हमने डिस्कस कर लिया था, और उसके बाद हमने देखा था कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और यस सबसे सर। आखिरी देखा था डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। और हमने बात की थी कि मंडे को हम अपनी क्लास रखेंगे, और वो क्लास रहेगी हमारी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। तो टाइप्स टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई एफ डब्ल्यू टेलर जो है, एफ डब्ल्यू टेलर जो है, ही इज टू बी नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के तौर पर जाने गए। अब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के तौर पर जाने गए, तो इसका मतलब है उनकी जो टेक्निक्स हुई वो भी हमारी एक प्रकार से साइंटिफिक टेक्निक हुई। यानी उन्होंने जो टेक्निक्स हमें दी वो कैसी टेक्निक दी, साइंटिफिक टेक्निक दी। अब साइंटिफिक टेक्निक्स। साइंटिफिक टेक्निक्स का बेसिक मतलब क्या था हमारा, कि ऐसी टेक्निक्स जिनमें हमने एक प्रॉपर एनालिसिस किया हो, प्रॉपर एनालाइज किया हो चीजों को, डीपली उनको स्टडी किया हो, और उसके बाद हमने उन टेक्निक्स को यूटिलाइज किया, फॉलो किया। उनको बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक टेक्निक्स, जिनमें हमने साइंटिफिक वे में जिन जिन टेक्निक्स को हमने स्टडी किया है, हमने अध्ययन किया, और ये देखा कि ये कहाँ तक, किस हद तक हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कितना ये बेनिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकती हैं। तो उन टेक्निक्स के बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। इनमें जो कुछ टेक्निक्स जो दी गई, उनमें पहली टेक्निक जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है एग्जाम में, मतलब काफी बार पूछी गई है ये टेक्निक। तो यस इसका सर, सर मेरे पेपर में भी आई थी ये। है ना, हाँ, तो इसका मतलब है फंक्शनल फोरमैनशिप जो टेक्निक है। यस इसके सर। बारे में हम लोग बात करेंगे। अब फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक एक्चुअल में होती क्या है कि जो एफ डब्ल्यू टेलर हैं वो ये कहते हैं कि भाई कोई भी आदमी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होती हैं कि भाई वो सारे काम खुद से करने के लिए अगर उसे कहा जाए तो हो सकता है वो कर दे। लेकिन एफ डब्ल्यू टेलर का मानना ये था कि किसी भी आदमी में वो सारी क्वालिटीज हम नहीं ढूंढ सकते जो हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया फंक्शनल फोरमैनशिप में कि भाई अगर हम फैक्ट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो वहां उनको 2 हिस्सों में उन्होंने बांटने की कोशिश की, एक प्लानिंग, एक प्रोडक्शन। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम स्पेशलिस्ट अपॉइंट करेंगे जो अलग अलग काम करेंगे। और इस प्रकार से उन्होंने टोटल 8 स्पेशलिस्ट को रिकमेंड किया, जिनमें 4 स्पेशलिस्ट उन्होंने प्लानिंग डिपार्टमेंट में रखे और 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखे। तो फैक्ट्री सिस्टम को इस तरीके से उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की। आइए देखते हैं। सर, हाँ जी। सर ये यूनिटी ऑफ कमांड को वो नहीं कर रहा कॉन्फ्लिक्ट? कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, नो डाउट एट ऑल। यूनिटी ऑफ कमांड को ये कन्फ्लिक्ट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी उन्हीं उसी को रिवेंज करते हुए, उसी को तोड़ते हुए एफ डब्ल्यू टेलर ये कहते हैं कि भाई फंक्शनल फोरेंसिक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ये प्रूव करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि सारी क्वालिटीज एक आदमी में नहीं होती। तो इसीलिए हमें अलग अलग स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है, और जो अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं वही अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और हम इसलिए ये भी कह देते हैं कि फंक्शनल फोरेंसिक जो है वो एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन ओके है सर। हमारा, यूनिटी ऑफ
कमांड का। तो कमांड आपके का। पास अगर आ जाए यूनिटी ऑफ कमांड का एक्सेप्शन कौन सा है, तो फंक्शनल फॉर्मेट से। बिल्कुल फंक्शनल फोरमैनशिप जो है यूनिटी ऑफ कमांड का एक्सेप्शन है। ठीक है। तो इन दिस जो एब्डोलू टेलर उन्होंने क्या किया, इन द फैक्ट्री सिस्टम द फोरमैन रिप्रेजेंट्स द मैनेजरियल फिगर विद whom द वर्कर्स आर इन फेस टू फेस। वो कहते हैं कि फैक्ट्री सिस्टम में जो फोरमैन, फोरमैन मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं, जो आपके लोअर लेवल पर काम करने वाले जो पर्सन होते हैं, वो एक मैनेजरियल फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं भी वो किन के साथ, जो वर्कर्स होते हैं वो कित जो जिन वर्कर के साथ उन्होंने काम करना फेस टू फेस, उनके साथ उनका डेली बेसिस पर कांटेक्ट बनता है, वो डेली बेसिस पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो फोरमैन इज द लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर, ये हमें पता ही है कि फोरमैन लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर होता है, इसलिए इसको हम लो लेवल मैनेजमेंट या फोरमैनशिप भी बोल देते हैं, या फिर कई बार हम लोग इसको क्या बोल देते हैं कि सुपरवाइजरी लेवल के लोग हैं जो लोअर यस लेवल सर। पे काम करते हैं। एंड द हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर, और अगर वर्कर्स में बात करें तो वर्कर्स में इनका रैंक हाईएस्ट रैंक होता है। तो कई बार यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर्स कौन होते हैं। तो जो लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर होते हैं, यानी लोअर लेवल पर जो मैनेजर होते हैं, फोरमैन वगैरह होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, दे आर टू बी नोन एज हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर कौन होते हैं। ही इज द पाइवेट अराउंड whom revolves the entire production planning, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। यानी कि वो ये एक प्रकार के वो पायलट होते हैं, पायलट बोलते हैं हमें, स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनके अगेंस्ट, जिनके चारों तरफ जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्लानिंग है, प्रोडक्शन है और इम्प्लीमेंटेशन है, कंट्रोल है, वो रिवॉल्व करता है, घूमता है। यानी इन्हीं लोगों के चारों तरफ हमारी सारी फैक्ट्री सिस्टम की जो प्रोसेस होती है वो टेकअप करती है, प्ले मतलब वो एक्टिवेट होती है, वो परफॉर्म की जाती है। थस टेलर कंसेंट्रेटेड ऑन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ दिस रोल इन द फैक्ट्री सेटअप। टेलर कहते हैं कि इन्होंने इस सिस्टम को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश की, और इनफैक्ट ही आइडेंटिफाइड अ लिस्ट ऑफ क्वालिटीज, उसने लिस्ट ऑफ क्वालिटीज ऑफ ए गुड फोरमैन एंड सुपरवाइजर आइडेंटिफाइड की। फोरमैन शुड हैव, उन्होंने बताया कि फोरमैन होना चाहिए एक इंटेलिजेंट पर्सन, एक एजुकेटेड पर्सन, एक स्किल्डफुल पर्सन, टैक्ट मतलब स्किल्डफुल पर्सन, ग्रेट जजमेंट एंड स्पेशल नॉलेज, मैनुअल डेक्सट्रिटी, यानी कि वो खुद से डिसीजन ले पाए, सेल्फ डिसीजन ले पाए, इस तरीके की उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। स्पेशल नॉलेज उसके अंदर होनी चाहिए, वो लोगों की भावनाओं को समझ सके और अपना जो है लोगों की भावनाओं को समझकर उसी के अकॉर्डिंग एक जजमेंट कर सके, इस तरीके की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। वो एनर्जियल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और उसमें उसकी हेल्थ भी एक गुड हेल्थ होनी चाहिए, एक इस तरीके की पर्सनालिटी होनी चाहिए कि वो बाकी लोगों से प्रॉपरली काम करवा भी सके। सिंस ऑल दीज क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू एफ टेलर, सिंस ऑल दीज क्वालिटीज कुड नॉट बी फाउंड इन अ सिंगल पर्सन, तो एफ डब्ल्यू टेलर कहते हैं सारी क्वालिटीज एक सिंगल पर्सन में नहीं पाई जाती। सो टेलर प्रपोज्ड 8 स्पेशलिस्ट, तो टेलर ने इस फंक्शनल फोरमैनशिप में 8 स्पेशलिस्ट जो है परफॉर्म किए, मतलब प्रपोज किए कि भाई हम इन 8 स्पेशलिस्ट से हम लोग काम करवाएंगे, और हर एक स्पेशलिस्ट का एक प्रॉपर वर्क होगा जो उसको दिया जाएगा। ईच स्पेशलिस्ट इज टू बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज और हर क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल दोज विद द टेक्निकल मास्टरी, इंटेलिजेंट एंड ग्रेट में बी गिवन प्लानिंग वर्क, जो कि मतलब चालाक भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, मास्टर भी हो अपने काम में, तो उन लोगों को हम प्लानिंग वर्क दे सकते हैं। एंड दोज विद एनर्जी एंड गुड हेल्थ में बी असाइंड एग्जीक्यूशन वर्क, यानी कि जो हट्टे कट्टे हैं, गुड हेल्थ के लोग हैं, उनमें काफी एनर्जी है जिनमें, तो उनको हम वो सारा जो प्लानिंग वर्क है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन का वर्क दे सकते हैं। इसका मतलब इन्होंने इन 8 लोगों में से कुछ लोगों को तो प्लानिंग वर्क में डाल दिया और कुछ लोगों को एग्जीक्यूशन वर्क में डाल दिया। तो प्लानिंग वर्क में इन्होंने 4 लोगों को डिफाइन किया, और ऐसे ही एग्जीक्यूशन वर्क में इन्होंने 4 लोगों को डिफाइन किया, तो टोटल 8 स्पेशलिस्ट इस तरीके से इन्होंने ये अपॉइंट करने के लिए बताया। कहता फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन, ये क्या है, एक एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ सॉरी डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन टू द शॉप फ्लोर। क्योंकि यस। इसके इसके अंदर तो हम क्या करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क में, अकॉर्डिंग टू उनके कैपेबिलिटीज हम वर्क वर्क, डिवाइड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब जो उनको आता है उनके बिल्कुल अकॉर्डिंग। उनको काम यस बांट देते हैं सर। ना, और उनकी जो भी स्पेशलाइजेशन है उस तरीके से उनको काम मिल जाता है। लेकिन फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं कि जो क्वालिटीज है,
क्वालिटी ऑफ सुपरविजन है उसको बढ़ाते हैं एट शॉप फ्लोर बाय पुटिंग ए वर्कर अंडर द 8 स्पेशलिस्ट फोरमैन। इन दिस टेक्निक प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूशन। उन्होंने कहा कि इसमें प्लानिंग को हम एग्जीक्यूशन से सेपरेट कर देते हैं। इस तरीके से जो फैक्ट्री सिस्टम है उन्होंने इसको दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की, जिसको कि हम इस डायग्राम से भी समझ पाएंगे। जहां पर फैक्ट्री मैनेजर उन्होंने एक लिया और उस फैक्ट्री मैनेजर के अंडर दो प्रकार की एक्टिविटी परफॉर्म करवाने की कोशिश की, एक तो प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। और प्लानिंग इंचार्ज में उन्होंने 4 लोगों को इंक्लूड किया, जिसमें इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनियर, ये 4 लोग शामिल किए गए। और प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, इन 4 लोगों को शामिल किया गया। अगर हम इनको शॉर्ट में याद करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि इसको तो आप लिखे DIRT, DIRT, डर्ट। और इनको आप लिखें शॉर्ट में SIRG, सर जी, डर्ट सर जी, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो डर्ट में हमारे पास D स्टैंडिंग फॉर डिसिप्लिनरी, आई स्टैंडिंग फॉर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, आर स्टैंडिंग फॉर योर रूट क्लर्क और टी स्टैंडिंग फॉर योर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क आ जाएगा। और सर जी में एस जो है वो स्पीड बॉस, आई जो है वो इंस्पेक्टर, आर जो है आपका रिपेयर बॉस, जी जो है वो आपका गैंग बॉक्स आ जाएगा। तो ये सारे के सारे कौन है? वर्कर्स हैं, वर्कमैन्स हैं ये सारे के सारे, जिनसे हमने ये काम यस। करवाना है। और ये सारे के सारे अपने अपने काम में कौन क्या है? स्पेशलिस्ट है। तो ये वो 8 स्पेशलिस्ट हैं जो 4 प्लानिंग इंचार्ज के अंडर काम करेंगे और 4 प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर काम करेंगे। ठीक है। और यही वो जो 8 लोग हैं वो वर्कर्स को क्या करेंगे? ऑर्डर भी देंगे, वर्कर्स को ऑर्डर भी देंगे। जो वर्कर्स इनके नीचे काम करने वाले होंगे इनको ऑर्डर भी देंगे। सो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है? सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शंस। इसके अंदर हम प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फंक्शंस को सेपरेट करके चलते हैं और उनको करने के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं। द अंडर प्लानिंग इंचार्ज 4 पर्सनल, नेमली इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो कि इंस्ट्रक्शंस देगा, रूट क्लर्क जो कि काम का एक रूट तैयार करेगा, किस तरीके से काम किया जाएगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये चेक करेगा कि काम समय पर हो और उसके लिए टाइम फिक्स करेगा और कॉस्ट कम से कम आए इस बात के ऊपर ध्यान देगा। एंड डिसिप्लिनरी जो वर्क है वो क्या किया जाएगा डिसिप्लिनरी के द्वारा, कि भाई वो जितना भी उसके अंदर एक प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन रहे, एक डिग्निटी बनी रहे, जो ऑर्डर उनको दिए जाए वर्कर्स को प्रॉपरली फॉलो किए जाए। देयर रोल आर एज फॉलोज। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि हमें ये जो मेन मेन हेडिंग्स हैं जैसे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम कोस्ट, ये हमारे को दे देते हैं और साइड में ये जो इनके एक्सप्लेनेशन है ये ऊपर नीचे करके दे देते हैं और ये कहते हैं कि मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में ऐसा एक क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल सकता है, या फिर स्पेशली 4 से 6 नंबर में ये फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक ही हमारे सामने आ सकती है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम है? टू ड्राफ्ट, ड्राफ्ट तैयार करना, किसका? इंस्ट्रक्शंस का। किन के लिए? वर्कर्स के लिए। तो ये वर्कर्स के लिए एक प्रकार से इंस्ट्रक्शंस का ड्राफ्ट तैयार करता है, कौन क्या क्या उनको बेसिकली काम करने हैं। रूट क्लर्क एक स्पेसिफिक रूट ऑफ प्रोडक्शन तैयार करता है, भाई किस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम एंड कॉस्ट शीट तैयार करता है कि किस काम को करने में कितना समय लगेगा और कितनी लागत आनी चाहिए। और जो डिसिप्लिनेरियन होता है वो क्या करता है? टू इंश्योर डिसिप्लिन, वो उसका काम होता है कि डिसिप्लिन को वो इंश्योर करे। अंडर द प्रोडक्शन इंचार्ज हम जो पर्सनल काम करते हैं उनमें शामिल करते हैं किनको? स्पीड बॉस को, गैंग बॉस को, रिपेयर बॉस को एंड द इंस्पेक्टर। एंड उनके जो रोल होते हैं वो क्या रोल हैं? उनके भी अलग अलग रोल्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पीड बॉस की, तो स्पीड बॉस इस बात को निर्धारित करता है या इस बात के लिए वो जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो टाइमली और एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब हो, यानी जो काम ऊपर फिक्स हो गया वो काम प्रॉपरली ऑन टाइम कंप्लीट हो और टाइमली कंप्लीट हो और जॉब भी कंप्लीट हो एक्यूरेटली, प्रॉपर तरीके से पूरा किया जाना चाहिए वो काम, इसकी ये जिम्मेदारी होती है। और गैंग बुक्स क्या करता है? जितने भी मशीन्स होती हैं, टूल्स होती हैं, उनको रेडी रखता है ताकि वर्कर्स को काम करने में परेशानी ना हो और वर्कर्स उनको प्रॉपरली यूज करके ऑपरेशंस में हेल्प कर पाए। और रिपेयर बॉक्स का काम क्या होता है? रिपेयर बॉक्स का कि जितने भी ये मशीन टूल्स होते हैं उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखना ताकि किसी तरीके की अगर इनमें कमी हो तो उसको टाइमली दूर किया जा सके और किसी प्रकार से काम में रुकावट ना आए।
इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, वो चेक करता है कि जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो क्वालिटी ऑफ वर्क है कि नहीं, वो उसका वो जो काम है वो क्वालिटी ऑफ वर्क का है या नहीं। ईच वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम दीज 8 foremen इन रिलेटेड प्रोसेस और फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर ये हम फिगर देखें, तो इस फिगर में देखो, इन सभी वर्कर्स को ये सारे मिलकर ऑर्डर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये वर्कर इसका भी ऑर्डर फॉलो कर रहा है, इसका भी ऑर्डर फॉलो कर रहा है, इसका भी कर रहा है, इस भी इधर से इनका भी ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए हम ये बोल देते हैं कि ये एक एक्सेप्शन भी है। क्या ये एक एक्सेप्शन भी है? किसका एक्सेप्शन है हमने पढ़ा? यूनिटी ऑफ कमांड का। तो यस। है ना, इसीलिए इसको यूनिटी ऑफ कमांड का एक्सेप्शन के तौर पे हम लोग जानते हैं, समझते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने पढ़ा फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसमें कि हमने बात की कि भाई 8 स्पेशलिस्ट होते हैं, उनका हमें डायग्राम बना के एक्सप्लेनेशन देना, हर एक को आपको एक एक लाइन में डिफाइन करना है जब आपके सामने ये क्वेश्चन आए। सेकंड है मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी में इस तरीके से कुल मिलाकर उन्होंने 7 से 8 जो है टेक्निक्स दी हैं, जिनमें सेकंड टेक्निक्स हमारी मेथड स्टडी है। मेथड स्टडी इज जस्ट लाइक द साइंस नोट रूल ऑफ थंब। उसमें हम ये बात करते हैं कि किसी भी काम को करने का एक ही मेथड होना चाहिए जो साइंटिफिक होना चाहिए। तो इस मेथड स्टडी का भी ऑब्जेक्टिव कुछ इसी तरीके का है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे और मेथड ऑफ डूइंग द जॉब। इसका काम होता है कि एक हम ऐसा मेथड फाइंड आउट करें, एक बेस्ट मेथड फाइंड आउट करें जिसके आधार पर हम कोई काम कर सकें, वही हमारी मेथड स्टडी कहलाती है। और उसके लिए फाइनली उसी मेथड को आप फॉलो करके चलेंगे। ये करता क्या है, अगर बेस्ट मेथड हमने सेलेक्ट कर लिया तो ये हमारी हेल्प करेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाने में। क्योंकि अगर मेथड अच्छा है तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डेफिनेटली घटेगी। दूसरा, एफिशिएंसी जो होगी वर्कर्स की वो भी इंक्रीज होगी, वो बढ़ेगी। और काफी हद तक हमारा जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ गुड्स, उसमें भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आएगी। और सेटिस्फैक्शन लेवल भी हमारा जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये सारी बातें जो है मेथड स्टडी के बेस पे हम लोग जो है ना बेसिकली पढ़ेंगे। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। फॉर दिस पर्पज मैनी टेक्निक्स लाइक प्रोसेस चार्ट्स, ऑपरेशन रिसर्च एटसेट्रा आर यूज। और इसके लिए हम अलग प्रकार के जो है चार्ट्स या ऑपरेशनल रिसर्च वगैरह जो है फॉलो करते हैं, ताकि हम प्रॉपरली एक टेक्निक को क्या कर सकें, फॉलो कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट। और ये हम जो मेथड फॉलो करते हैं वो कहाँ से करते हैं, जब से हम चीजों को परचेज करते हैं। राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जो रॉ मटेरियल होता है उसको खरीदने से लेकर टिल द फाइनल कंजम्पशन प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। यानी कि जब तक उससे फाइनल प्रोडक्ट बन ना जाए और वो कस्टमर तक डिलीवर ना हो जाए, तो हम हर एक एक्टिविटी को पार्टिकुलरली मेथड स्टडी का पार्ट मान के फॉलो करते हैं। सो कस्टमर एवरी एक्टिविटी इज ए पार्ट ऑफ मेथड स्टडी, उसको हम इसका पार्ट मान के डिस्कस करते हैं। तो मेथड स्टडी बेसिकली है क्या, एक ऐसी स्टडी जिसमें कि हम ऐसा मेथड या बेस्ट वे फाइंड आउट करते हैं जिससे काम को कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ मैक्सिमाइज क्वालिटी बढ़ा सकें, सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द कस्टमर जिससे बढ़ाया जा सके। और इस पे हम अलग अलग प्रकार के चार्ट, ऑपरेशन रिसर्च वगैरह यूज करते हैं। और इसका जो वर्किंग होती है उसमें from the very first beginning step of purchasing of raw material to फाइनल कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द बाय द कस्टमर तक हम हर एक एक्टिविटी को इसका एक पार्ट मान के चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया, मान लीजिए कोई कार को हमें डिजाइन करना है, असेंबली लाइन में उसका प्रोडक्शन वुड रिक्वायर डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। तो यानी कि अगर किसी कार को आपने डिजाइन करना है तो उसके डिजाइनिंग, उसको असेंबल कैसे किया जाएगा, प्रोडक्शन के दौरान उसकी जो है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस क्या होंगी, कितने लोग काम करेंगे, काम किन किन लोगों के लिए काम होगा, कौन से लोग काम करेंगे, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, ये सब हम जो है मेथड स्टडी में शामिल करके चलेंगे। इन सब के बारे में डिटेल हमारे पास इस मेथड स्टडी चार्ट में होनी चाहिए ताकि हम उस काम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकें। सो मेथड स्टडी बेसिकली हमें क्या बताती है, टेलर ने कहा है कि डिवाइस द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय द यूजिंग मेथड स्टडी, फोर्ड मोटर कंपनी यूज दिस कॉन्सेप्ट वेरी सक्सेसफुली। तो एक एग्जांपल बताया उन्होंने, लाइव लाइव एग्जांपल की फोर्ड मोटर जो है वो इस मेथड स्टडी को काफी अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है। इवन नाउ
ऑटो कंपनीज आर यूजिंग इट। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो ऑटो कंपनीज होती हैं वो भी मेथड स्टडी को फॉलो करती है। एक प्रॉपर चार्ट होता है, प्रॉपर सीक्वेंस होता है उनके पास किसी काम को करने का भी, किस तरीके से गाड़ी को डिजाइन किया जाएगा, तो उसकी डिजाइनिंग में उसको असेंबल कैसे किया जाएगा, प्रोडक्शन में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, सीक्वेंस क्या होगी उनको करने की, या कौन कौन लोग काम करेंगे, या मशीनरीज कैसे कैस किस प्रकार की होंगी, रॉ मटेरियल्स का, ये सब हम एक जो है मेथड स्टडी का पार्ट मानते हैं, ऐसा डब्ल्यू टेलर ने कहा है इस पार्टिकुलर स्टडी के अंदर। नेक्स्ट जो स्टडी उन्होंने बताई है, नेक्स्ट जो टेक्निक जो बताई, मोशन स्टडी, ये भी एक साइंटिफिक टेक्निक है। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो मोशन स्टडी का सिंपल मतलब है मोमेंट स्टडी। कि भाई एक वर्कर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो काम करते वक्त उसकी मूवमेंट्स क्या है, उसको वो कितनी बार जो है उस काम को करने के लिए इधर उधर मूवमेंट करता है या समय खराब करता है, या उसको कितना समय लगता है किसी काम को करने के लिए, सारी बातें हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। और इसमें हम एक बात पर फोकस करते हैं कि कैसे हम उन मूवमेंट्स को कम से कम करें। तो साइंटिफिक जो टेक्निक है एक प्रकार से मोशन स्टडी, उसमें ये बताया गया है कि मोशन स्टडी रेफर्स द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स like lifting, putting objects, sitting and changing the position, etc. So which are undertaken while doing a typical job। यानी कि इसके अंदर हम जो पार्टिकुलरली शामिल करते हैं, तो एक टिपिकल जॉब है एक प्रकार की, जिसमें कि हमें जो मूवमेंट्स होती हैं उनको समझना है और अननेसेसरी मूवमेंट्स को रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी मोशंस इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट, हो सकता है कि हमें कुछ मिले, और उन मिलने वाली चीजों में क्या मिल सकता है कि मोशंस विच आर प्रोडक्टिव, मोशंस विच आर नॉट प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव एज वेल एज नॉट प्रोडक्टिव। दोनों ही प्रकार के इमोशंस हमें देखने को मिल सकते हैं अगर हम केयरफुली स्टडी करें। तो प्रोडक्टिव इमोशंस को हमें एक्सेप्ट करना है, नॉन प्रोडक्टिव इमोशंस को हमें हटा देना है। इमोशंस विच आर इंसिडेंटल, लाइक गोइंग टू स्टोर्स, तो उसकी जगह हो सकता है कि हम जो स्टोर्स का जो सामान है वो उसके पास ही रख दें ताकि वहां जाने का समय बच जाए उसका, तो इस तरीके से उसको रिमूव कर सकते हैं। मोशन विच आर अनप्रोडक्टिव, तो अनप्रोडक्टिव ने ऊपर बात कर ही ली। तो इस प्रकार की जो इमोशंस हैं उनके अंदर देखने को मिलती हैं। सो टेलर कहते हैं कि भाई यूज स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉचेज का यूज करो, एंड वेरियस सिंबल्स एंड कलर्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मोशंस। और अगर कोई भी मोशन हो रही है, कोई भी मूवमेंट हो रही है, तो उसके लिए अलग अलग कलर, अलग अलग सिंबल्स का यूज करो, ताकि एक कंक्लूजन निकाला जा सके। उस कंक्लूजन में हम ये चीज चेक कर सके कि भाई एक्चुअल में किसी काम को करने के लिए कितना समय लगना चाहिए, तो वो स्टॉप वॉचेज के आधार पर हमें पता लग जाए। तो objective of motion study is basically to find out the various movements in a particular person's activity, and removing or eliminating those unnecessary or wasteful movements which are doing the or creating the hindrances in the production process। यानी कि ऐसी अननेसेसरी और वेस्टफुल मूवमेंट्स को हटाना जिससे काम को करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, तकलीफ हो रही है, तो उनको रिमूव करके टाइम को काम को कम से कम टाइम में एफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए हम बेसिकली इस मोशन स्टडी का डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी बेसिकली क्या है? टू एलिमिनेट unnecessary and wasteful movements so that it takes less time to complete the job efficiently, ताकि काम कम से कम समय में एफिशिएंटली कंप्लीट हो सके। इट हेल्प्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर हम मोशन स्टडी को डिस्कस करते हैं तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इसका बेसिक फायदा तो यही है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, टाइम जो है उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, कम से कम समय में मैक्सिमम प्रोडक्शन हम लोग कर पाएंगे। इसलिए हम मोशन स्टडी को पढ़ते हैं और इसीलिए एफडब्ल्यू टेलर ने स्टडी को, इस टेक्निक को हमें डिस्कस किया। यस नेक्स्ट यार। है ना, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी स्टडी? टाइम स्टडी। स्टडी। अब टाइम स्टडी क्या होती है? टाइम स्टडी में हम लोग ये चेक करते हैं कि किसी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए। उसके लिए एक फिक्स टाइम को फिक्स करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करते हैं कि इतने समय में कोई काम हो जाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो ना एक्सपेरिमेंट करके देखे, सॉरी, उन इसके लिए उन्होंने क्या किए, अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके देखे। उन एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस भी रहा, जैसे कि दो वर्कर्स को उन्होंने एक साथ काम करने के लिए दे दिया और एक दीवार को बनाने के लिए उन्होंने दे दिया। दीवार बनाते वक्त दोनों को एक
प्रॉपर टाइमिंग दी गई, प्रॉपर रिसोर्स दिए गए, और ये देखा गया कि किस आदमी ने कितनी दीवार खड़ी की और किस आदमी ने कितनी ईटा यूज करी। तो जो ईट यूज करी तो उसके ऊपर ये एक डिसीजन लिया गया भाई सेम टाइमिंग में, अगर मान लो 4-4 घंटे दोनों को दिए गए, तो 4 घंटे में अगर किसी ने 500 ईंट लगा दी और एक ने 400 ईंट लगाई, तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड वर्क ये निकल कर आया कि भी 4 घंटे में 500 ईंटें लगाई जा सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक आदमी 4 घंटे में 500 लगा सकता है तो दूसरा आदमी भी लगा सकता है। तो ये एक इस तरीके का स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करने की कोशिश की गई। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं, द स्टैंडर्ड टाइम, that is time taken by the worker of reasonable skills and efficiency to perform a well defined job। यानी रीजनेबल स्किल का मतलब है जो चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड है, जिस प्रकार की स्किल रिक्वायर्ड है, उस स्किल के साथ यदि किसी प्रकार का काम दिया जाए तो उसके द्वारा लिया गया समय वो स्टैंडर्ड टाइम कहलाएगा। किसी काम को प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइंड वे में करने के लिए लिया गया समय जो होता है वो स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। और टाइम को बेसिकली मेजर किया जाता है डिवाइसेस का यूज करके। डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ टास्क एंड स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर द होल ऑफ द टास्क बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स। यानी बार बार एक ही काम को अलग अलग लोगों से करवा के एक एवरेज एक प्रकार की हम निकाल लेते हैं, और उस एवरेज के बेस पे ये डिटरमाइन कर लेते हैं भाई इस काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए। तो मेथड ऑफ टाइम स्टडी किस पे डिपेंड करती है बेसिकली, कि भाई काम क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी है, उसका वॉल्यूम क्या है, कितना काम करना है, किस तरीके का काम है, इस बात पे हमारी मेथड ऑफ टाइम स्टडी डिपेंड करती है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई काम, मान लो मुझे दीवार बनानी है, मैंने दीवार का एग्जांपल लिया कि भाई एक वर्कर को तो मैंने कहा कि लो भाई तुम जमीन पर ग्राउंड पर दीवार बनाओ, और वो ग्राउंड पर दीवार बनाने लग गया। उसने ग्राउंड पर दीवार जो है बनानी स्टार्ट की, और ग्राउंड पर जो दीवार उसने बनाई उस दीवार के अंदर उसको ज्यादा समय लगा ही नहीं। उस दीवार को बनाने में उसको ज्यादा समय नहीं लगा, क्यों? क्योंकि उसको उसके लिए कोई अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करनी पड़ी। वो अपना नीचे ही जमीन पे खड़ा रहा, उसने दीवार को बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक को मैंने कहा भाई जाओ तुम जो है दीवार बनाओ, एक दीवार के ऊपर दीवार, और उस दीवार के ऊपर दीवार बनाने के लिए उसको कहीं बाहर पैड वगैरह बांधना पड़ा। पैड बांधना पड़ा ताकि वो उसके ऊपर खड़ा होके और उस दीवार को बना सके। उसमें उसको लगा समय, कुछ समय उसका इसको बनाने में लगा, कुछ समय दीवार बनाने में लगा, जिससे उसकी दीवार की जो हाइट रही वो उसकी पहले पर्सन ने जो दीवार बनाई उसमें जो ईंटें यूज हुई उससे कम ईंट यूज हुई, और दीवार भी कम ऊंची रही। तो नेचर ऑफ वर्क जरूर देखना है, वॉल्यूम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ टास्क जरूर चेक करना भाई काम किस नेचर का है। सेम काम होना चाहिए अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो। ऐसा ना हो कि हर एक आदमी को कुछ और काम दे दिया, दूसरे आदमी को कुछ और काम दे दिया, मतलब काम और कुछ देने का मतलब है प्लेस जो है वो बदल दिया, फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज कर दी, द साइकिल टाइम ऑफ ऑपरेशन। और उसके लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसी प्रकार का जो काम है हम अगर किसी और से करवाते तो वो कितना समय लेता, टाइम मेजरमेंट कॉस्ट। और साथ ही साथ हम ये भी मेजर करेंगे कि समय के साथ साथ कि भाई कॉस्ट की क्या मेजरमेंट रहेगी, लागत क्या आ रही है। इन सब बातों का हमें मेथड स्टडी में ध्यान रखना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली वो मेथड स्टडी का यही होता है, टू डिटरमाइन the number of workers to be employed, frame suitable incentive schemes and determining the labor cost। ये सारी बातें जब हम अपनी जो मेथड स्टडी में रखते हैं, टाइम स्टडी में रखते हैं, सॉरी टाइम स्टडी में रखते हैं, तो इन्हीं बातों पर वो हमारी टाइम स्टडी क्या है फोकस करके चलती है। इसी के आधार पर ये बात डिटरमाइन की जाती है भाई कम से कम समय में काम हो जाए, एफिशिएंटली काम हो जाए, और प्रॉपर वे में काम को कंप्लीट किया जा सके, और कम से कम लागत में काम को कंप्लीट किया जा सके। जैसे एग्जांपल के तौर पर उन्होंने बताया कि भाई फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करने के बाद इट इज डिटरमाइंड दैट स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय वर्कर टू मेक वन कार्डबोर्ड बॉक्स इज 30 मिनट्स। फिर अलग अलग लोगों से काम करवाया और अलग लोगों ने जो काम किया तो उसके आधार पर एक स्टैंडर्ड टाइम निकाला गया कार्डबोर्ड को बनाने का, 30 मिनट लगी है कार्डबोर्ड को बनाने में। सो इन 1 आवर हमने डिसाइड कर लिया कि कम से कम 2 कार्डबोर्ड बनने चाहिए। और इसके आधार पर अज्यूमिंग दैट वर्कर हैज टू पुट इन 8 आवर्स, वर्कर 8 घंटे काम करता है इन अ शिफ्ट, एंड डिडक्टिंग 1 आवर ऑफ रेस्ट एंड लंच, तो इट इज डिटरमाइंड दैट कि 7 घंटे में कम से कम 14 कार्ड बॉक्स तो बनने ही चाहिए, 2 कार्ड बॉक्स पर आवर,
2 कार्डबॉक्स पर आवर। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड टास्क ए वर्कर हैज टू डू। तो ये एक स्टैंडर्ड टास्क हमने फिक्स कर दिया। वेजेस कैन बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी वेजेस जो है वो डिटरमाइंड हो जाएंगे। तो हमने ये जो स्टडी पढ़ी, इनमें कौन कौन सी स्टडी पढ़ी? पहली स्टडी हमने पढ़ी फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरी हमने स्टडी पढ़ी मोशन स्टडी, तीसरी हमने पढ़ी टाइम स्टडी, और चौथा हमने पढ़ा एक मेथड स्टडी। तो 4 टेक्निक हमने पढ़ ली। पांचवी टेक्निक हमारी क्या है? फैटिग स्टडी। जो फैटिग स्टडी है, इसमें फैटिग का सिंपल मतलब है थकान। थकान, कोई व्यक्ति किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में मान लो काम करता है और उसके काम के 8 आवर्स वर्किंग आवर्स हैं, और यदि उन 8 घंटों के बाद भी उससे ओवर टाइम करवा लिया जाए, तो ओवर टाइम करवा लेंगे तो उस ओवर टाइम में उसका जो वर्किंग एफिशिएंसी होगी, जो उसने पहले 8 घंटे में काम किया उससे कम होगी, उससे लेस होगी। क्यों? क्योंकि उसको हमने रेस्ट का बीच में समय ही नहीं दिया, साथ साथ ओवर टाइम करवा लिया। तो फैटिक स्टडी इस बात पर फोकस करती है कि कोई भी आदमी हो, वो मेंटली और फिजिकली टायर्ड होता है, वो उसके अंदर थकान आना, उसको थकान महसूस होना फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से स्वाभाविक है, निश्चित है। तो जब भी किसी भी व्यक्ति से काम कराया जाए तो उसको एक प्रॉपर इंटरवल दिया जाना चाहिए, रेस्ट इंटरवल दिया जाना चाहिए बीच में, ताकि वो दोबारा से अपनी स्टेमिना को, एनर्जी को गेन कर सके, और दोबारा से उसी कैपेसिटी के साथ काम कर सके जिस कैपेसिटी से उसने स्टार्टिंग में 8 घंटे काम किया था। तो स्टैटिक स्टडी का बेसिक पर्पज क्या है? डिटरमाइनिंग द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क। इसके अंदर हम शामिल क्या करते हैं कि भाई जो रेस्ट इंटरवल्स हैं वो डिटरमाइन करना, रेस्ट इंटरवल्स, कि भाई किसी काम को करते वक्त किसी आदमी को कितना रेस्ट दिया जाना चाहिए। सो ए पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एज वेल एज मेंटली इफ ही सी डज नॉट टेक रेस्ट एंड वाइल वर्किंग। जब वो काम करता रहेगा और उसको कोई रेस्ट ना दिया जाए तो वो फिजिकली भी और मेंटली भी टायर्ड हो जाता है। एंड द रेस्ट इंटरवल्स विल हेल्प वन टू गेन और रीगेन द स्टेमिना एंड वर्क अगेन विद द सेम जील, सेम कैपेसिटी, सेम जो है पावर के साथ वो काम करना स्टार्ट कर देता है। एंड दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, और इससे प्रोडक्टिविटी हमारी क्या होती है? इंक्रीज होती है। सो फैटिग स्टडी बेसिकली seeks to determine the amount and frequency of rest intervals in completing a task। तो किसी काम को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा, किस फ्रीक्वेंसी में हमें रेस्ट इंटरवल दिए जाना चाहिए किसी काम को करने के लिए, इस बात के बारे में स्टडी करती है, इस बात के बारे में सोचती है और समझती है, इस बात का डिसीजन ये यहाँ पर हम यस। लेते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नॉर्मली इन अ प्लांट वर्कर टेक प्लेस इन 3 शिफ्ट्स। वहाँ 8 8 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं, 24 घंटे कंप्लीट होते हैं, 8 आवर्स ईच। सो इवन इन अ सिंगल शिफ्ट ए वर्कर हैज टू बी गिवन सम रेस्ट इंटरवल्स टू टेक हिज और हर लंच एटसेट्रा। उसको अपना काम करने के लिए जो लंच करना है उसको करने के लिए कुछ ना कुछ समय दिया जाता है। सो इफ द वर्कर इन्वॉल्व्स हैवी मैनुअल लेबर देन स्मॉल पॉजेज हैव टू बी फ्रिक्वेंटली गिवन टू द वर्कर सो दैट ही और सी कैन रिचार्ज हिज और हर एनर्जी लेवल ऑफ द ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे आपके स्कूल के अंदर आपके टोटल 6 लेक्चर मान लीजिए लगते हैं, या 8 लेक्चर का जो मान लीजिए स्कूल लगता है, तो 8 लेक्चर में हर तीसरे लेक्चर के बाद एक 10 से 15 मिनट का ब्रेक आप लोगों का मान लीजिए हो जाता है। तो वो जो 10 से 15 मिनट आपको ब्रेक की दी गई है वो आपकी एनर्जी को रिगेन करने के लिए दी गई है। यस। ये भी 3 क्लासेस में, 3 लेक्चर्स में जो आपने पढ़ा, समय वेस्ट किया या हम्म। समय लगाया, एनर्जी लगाई, तो उसको आप रिगेन कर सके, पानी पी सके, वॉशरूम जा सके, और फिर दोबारा से आपके फिर 3 लेक्चर्स लगते हैं, और उसके बाद फिर से आपको 10 से 15 मिनट का गैप दिया जाता है ताकि लास्ट के 2 लेक्चर प्रॉपरली आप अटेंड कर सके। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। एक छोटी सी बात इसने यहाँ डिस्कस करने की है इन द फॉर्म ऑफ टॉप टिप, आइए डिस्कस कर लेते हैं। देयर कैन बी मैनी कॉजेज ऑफ फैटिग लाइक लॉन्ग वर्किंग आवर्स। किसी भी पर्सन के लिए थकावट के जो कारण हो सकते हैं वो लंबे जो है ना वर्किंग आवर्स हो सकते हैं। डूइंग अनसुइटेबल टास्क, कोई उस ऐसा काम उसको दे दिया जाए जो उसके लिए सुटेबल ना हो, या हैविंग अनकोर्डियल रिलेशन, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम दे दिया जाए जिसके साथ उसके संबंध अच्छे ना बनते हो, विद द बॉस और बैड वर्किंग कंडीशन, सच हिंड्रेंसेस इन गुड परफॉर्मेंस शुड बी रिमूव्ड। और अगर हमें अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो हैं, इस प्रकार की हिंड्रेंस जो है उनको क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। और ये भी अगेन हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर बन जाता है। हालांकि सारी टेक्निक्स ही हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन ये जो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है, ये कई बार 6 नंबर में भी इंडिविजुअली हमसे पूछ ली जाती है। वैसे तो 3 से 4 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन 6 नंबर में ये हमसे पूछ लिया जाता है। और सारी की सारी जो टेक्निक्स हैं, उन पर भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। और ये आइडेंटिफाइड करवा लेता है कि भाई लाइन कोट करो और बताओ इसके अंदर कौन सा जो स्टडी है या कौन सी जो टेक्निक है वो फॉलो की गई है। तो डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम जो है उसमें बताया गया है कि जो टेलर है वो ये कहते हैं भाई, जो व्यक्ति जितने समय में, एक स्टैंडर्ड टाइम में जितना प्रोडक्शन टारगेट उसको दिया गया है उतना अगर वो काम कर लेता है, तो उसको एक पार्टिकुलर रेट से हम वेज यस पेड सर। करेंगे। और अगर कोई उससे ज्यादा काम कर लेता है, तो जितना ज्यादा काम उसने किया उन यूनिट्स के लिए उसको हम कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा रेट से वेजेस पेड करेंगे। तो यस। बेसिक जो कोर है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का, वो ये है कि मेकिंग द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट एंड नो, अनएफिशिएंट वर्कर्स। हाँ, नॉन एफिशिएंट या अनएफिशिएंट आप कहें, वर्कर्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना, उनके बीच में यस। डिफरेंसेस लेकर आना, ताकि ये पता लग सके कि एफिशिएंट वर्कर कौन है और नॉन एफिशिएंट वर्कर कौन है। ये कौन इसका है? मेन पर्पज होता है। So, according to Taylor, the standard time and other parameters should be determined on the basis of various work studies। अब वर्क स्टडी हमने कौन कौन सी पढ़ी है? वर्क स्टडी टेक्निक्स में हमने पढ़ा है जैसे टाइम स्टडी टेक्निक, मेथड स्टडी, है ना, ये हमने पढ़ी है। तो फटीग इनके, स्टडी। बिल्कुल फटीग स्टडी, इनके आधार पर हम अलग अलग प्रकार के जो पैरामीटर्स क्या कर सकें, डिटरमाइन कर सकें। The workers can then be classified as efficient or inefficient on the basis of these standard, ताकि वर्कर्स को हम efficient और inefficient वर्कर में क्लासिफाइड कर सके इन स्टैंडर्ड के बेस पे। हम ये बता सकें कि भाई देखो, ये सारी बातें आप लोगों के लिए हमने सेम रखी थी, लेकिन आपने ये काम किया और आपने ये काम किया, तो उनमें ये डिफरेंसेस बेसिकली आपको देखने को मिले। और ये डिफरेंसेस के आधार पर आपको वेज रेट कम दी जा रही है या आपको वेज रेट ज्यादा दी जा रही है, इस तरीके की बातें हम वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। यस सर। So Taylor wanted to differentiate between the efficient and inefficient workers on the behalf of this differential piece wage rate system. He wanted to reward efficient workers, and so he introduced different rate wage payment system for those who performed above standard and for those who performed below standard। यानी जो स्टैंडर्ड से ज्यादा परफॉर्म करेगा उसको स्पेशल वेज रेट देंगे, और जो स्टैंडर्ड से बिलो परफॉर्म करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग वेज रेट पेड करेंगे। इसी बेसिस पर इस टेक्निक को बेसिकली दिया गया, और इस टेक्निक को हमने फॉलो भी करना है। तो इस एग्जांपल के जरिए हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए कि भाई मान लीजिए, इस एग्जांपल को तो आप बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल वैसे डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। जैसे कि मानिए कि भाई दो वर्कर हैं, एक ए वर्कर है एक बी वर्कर है, ठीक है। इन दोनों को हमने एक स्टैंडर्ड टाइम दिया। भाई स्टैंडर्ड टाइम हुआ आपका 8 आवर्स, 8 घंटे में आपको 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। और ये कहा गया कि जो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर देगा तो उसको हम 15 रुपए के हिसाब से वेज रेट पेड करेंगे। लेकिन अगर किसी ने 100 यूनिट से एक भी यूनिट कम प्रोड्यूस की, तो उसको हम 10 रुपए के हिसाब से प्रोडक्शन अमाउंट पेड करेंगे। तो ए वर्कर तो 100 यूनिट प्रोड्यूस करने में सक्षम रहा, और बी वर्कर ने केवल 99 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करी, बाकी एक यूनिट वो प्रोड्यूस कर ही नहीं पाया। तो इसका मतलब हुआ कि जो 100 वर्कर्स हैं उनको हमने 15 के हिसाब से 1500 रुपए की, मतलब 100 यूनिट जिन्होंने प्रोड्यूस की उनको हमने 1500 रुपए की पेमेंट की। और जबकि जिसने 99 यूनिट प्रोड्यूस की तो उसको हमने 10 यूनिट के हिसाब से 990 रुपए की पेमेंट की। सो जो डिफरेंस आया, वो डिफरेंस कितना बना इनके बीच में, देखिए 510 रुपए का। दस यस प्लस सर। 500 ना, तो 510 रुपए ड्यू टू ऑफ नॉन प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट जो है उसने प्रोड्यूस नहीं की थी, उसकी वजह से उसको 510 रुपए का नुकसान हो गया। तो इससे एफिशिएंट और नॉन एफिशिएंट वर्कर्स को इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और इससे होगा क्या कि जो बी है वो भी अपना काम कोशिश करेगा कि एक यूनिट के लिए वो अपने 510 रुपए का नुकसान ना करे, और 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए सर सोचे।
समझे है ना। तो ये बेसिकली एक जो टेक्निक है, इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, ये आप अपनी बुक से जरूर रीड कर ले, थोड़ा सा आपको इसके बारे में और अच्छा पता लगेगा। ये हमारी सबसे लास्ट टेक्निक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन एक है और सिंप्लीफिकेशन दूसरी है। और बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन कर किस कर रहे हैं हम लोग, वर्क का कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब तो हमारा बेसिकली मतलब होता है ग्रेडिंग से, कि हम लोग ग्रेडिंग कर रहे हैं। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि भाई एक्सेसिव जो हमारा कोई प्रोडक्शन लेवल है, या हम एक्सेसिव जो प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर दें, जो बिक नहीं रहा हो या जिसकी सेल ना हो मार्केट में, उसको हटा दें, ताकि वो वर्क हमारा सिंप्लीफाइड हो जाए। सो स्पेशलाइजेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस varieties, size, dimensions, while standardization implies devising new varieties instead of existing ones। तो स्टैंडर्डाइजेशन में हम ग्रेडिंग करते हैं, भाई ये ए ग्रेड का प्रोडक्ट हमने बनाया है, ये बी का, ये सी का, तो उसमें तो हम अलग अलग वैरायटीज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जबकि सिंप्लीफिकेशन में यदि कोई अननेसेसरी वैरायटी है, साइज है, डायमेंशन, तो उसको रिमूव करने का काम करते हैं। तो जैसे कि इसके बारे में पीछे काफी समय में व्हाट्सएप पर ना एक वीडियो भी चली थी, हमने देखी देखी होगी, तो इसमें कि एक आदमी क्या करता है, एक जो है इस तरीके का सांचा तैयार करता है, इस तरीके का सांचा तैयार करता है कि भाई यहां पर वो पार्टिकुलरली प्रोडक्ट डालता है, तो वो प्रोडक्ट अगर अच्छी क्वालिटी का है, बड़ा प्रोडक्ट है, तो सीधा यहीं से चला जाएगा। या उसकी जो है पार्टिकुलरली वो मतलब रोटेट करेगा, तो अलग अलग मतलब उसमें इस तरीके के ऑप्शंस बने हुए थे कि भाई ऐसे मान लो एप्पल डाल दिया, तो एप्पल डालने से क्या होगा कि भाई जो बड़ा एप्पल है वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, जो छोटा है वो बाद में, छोटा है बाद में, और सबसे छोटा आखिरी में रह जाएगा। तो इसे चार प्रकार के प्रोडक्ट की क्वालिटी उसके पास आ जाएगी। वो इनको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड दे पाएगा। तो ए ग्रेड हाई प्राइस पर, बी उससे लो प्राइस पर, सी उससे लो प्राइस पर, डी। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर, मंडी में हम लोग जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। सब्जी की दुकान पर कहता है जी ये सेब तो 200 रुपये किलो है, ये सेब लोगे तो 150 रुपये किलो है, ये सेब लोगे तो 100 रुपये किलो। वो एक्चुअल में स्टैंडर्डाइजेशन कर रहा है, प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड के हिसाब यस से बांट रहा है यस। ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। तो ऐसे ही स्टैंडर्ड्स हम बिजनेस एक्टिविटी में भी सेट करते हैं। इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड्स और वर्किंग कंडीशन। यानी कि जो ये स्टैंडर्ड है वो किसी रॉ मटेरियल को लेकर हो सकते हैं, टाइम को लेकर हो सकते हैं, प्रोडक्ट को लेकर हो सकते हैं, मशीन को लेकर हो सकते हैं, मेथड्स को लेकर हो सकते हैं, या वर्किंग कंडीशन को लेकर हो सकते हैं। तो दीज स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क्स। बेंचमार्क्स बेसिकली स्टैंडर्ड ही होते हैं, विच मस्ट बी एडहर्ड, फॉलो किए जाने चाहिए, टू ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान इनको हमें फॉलो किया जाना चाहिए। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टैंडर्ड का, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप्स, साइजेस एंड करेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडली, टू एस्टेब्लिश इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये दो लाइनें जो मैंने यहाँ पढ़ी, पहली और दूसरी, ये एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन के बेस पे कई बार आई है, या आइडेंटिफिकेशन के बेस पे आई है कि भाई वो लाइन आइडेंटिफाइड करिए, जिससे आपको ये पता लगता है कि हम यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है ना, टू एस्टेब्लिश इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये जो एनसीईआरटी के बुक में अगर आप देखोगे तो एज इट इज वहीं से सारी लाइनें उठाई गई हैं। तो इन लाइनों के बेस पे हमारा कई बार क्वेश्चन बनता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सेम बैटरी कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट मोबाइल फोन्स ऑफ ए पार्टिकुलर ब्रांड। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर लिया, भाई एक बैटरी बना ली, वो अलग अलग मोबाइल फोन होंगे तो उनमें उस पार्टिकुलर जो एक ही ब्रांड के होंगे उनमें इस बैटरी को यूज किया जा सकता है। सो टू एस्टेब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरचेंजेबिलिटी, इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसमें भी एक बैटरी बनाई और सभी प्रकार के मोबाइल्स में उसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसने कहा, नेक्स्ट इसने क्या कहा, नेक्स्ट है टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन द मटेरियल्स। और हमने इस तरीके के स्टैंडर्ड भी बनाए जिसमें एक्सीलेंस हो, यानी कि जो बिल्कुल परफेक्ट हो एक प्रकार से,
और उनसे क्वालिटी इन मटेरियल्स, यानी कि वो क्वालिटी जो है उनकी वो बेटर हो, बेस्ट हो, एक प्रकार से। टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडर्ड बनाए गए। किसके लिए? मैन के लिए और मशीन्स के लिए। भाई ये व्यक्ति का पार्टिकुलरली काम करने का ये जो इसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और ये मशीन के आधार पर इससे ये प्रोडक्शन लेवल हमें अचीव होना चाहिए। इस प्रकार के स्टैंडर्ड्स हमने फिक्स किए। अब सबसे लास्ट जो है सिंप्लीफिकेशन, उसको उसमें हमने किस चीज को एम किया, किस चीज के ऊपर फोकस किया? डाइवर्सिटी एलिमिनेट। ऑफ प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना। हाँ, जो अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है उनको हम्म। एलिमिनेट करना, उनको रिमूव करना, इस पर हम लोगों यस। ने क्या किया, बेसिकली फोकस किया। सो इट रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ कॉस्ट, इससे हमारी कॉस्ट भी में भी बचत होगी, लेबर में भी बचत होगी, मशीन्स भी कम यूज होंगी, टूल्स भी हमारे कम जो है टूट फूट होगी, वियर टियर होगी उनमें। तो इट इम्प्लाइज रिड्यूस इन्वेंट्रीज, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, और इसमें हमने इन्वेंट्रीज को इतना कम कर लिया कि हमारा जो उनका मैक्सिमम इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन हो सके, और उनसे हमारा टर्नओवर भी इंक्रीज हो सके। सो ये सारी बातें जो हैं, जो 7 पॉइंट्स हमने पढ़े, दीज आर द बेसिकली 7 टेक्निक्स विच आर यस गिवन सर। बाय एफ टेलर। टेलर। है ना? तो कुछ ये जो है टिप टॉप टाइप में जो दी गई है, इनको आप एक बार रीड करेंगे। तो ये ओके जो सर। टेक्निक्स जितनी भी थी, ये हम लोगों ने बेसिकली एक बार रीड करनी है, पढ़नी है, समझनी है। इसका कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट है, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए क्लास को ओके सर। ठीक है, वाइंड अप करते हैं। होप सो यहाँ तक ओके आपको सर। समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है यस तो आप सर। पूछ लें, और डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्लास को खत्म करते हैं। वैसे डाउट तो नहीं है। चलो ठीक है, फिर क्लास को यहाँ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी ओके मच। सर। मिलते हैं ओके कल सर, फिर। बाय सर। बाय बेटा, बाय, टेक केयर।